चलिए, टॉपिक अपना चल रहा था ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट अपने पढ़ चुके हैं, ट्रैक इवेंट 16 प्लस 2 अपने पढ़ चुके हैं संयुक्त स्पर्धा। अब बात कर रहा हूं मैं फील्ड इवेंट पे। फील्ड इवेंट जो है, इस फील्ड इवेंट में क्या होता है, वह इवेंट आते हैं जो ट्रैक के अंदर करवाए जाते हैं। ट्रैक के अंदर मतलब जो ट्रैक के अंदर खाली जगह होती है उस जगह। अब ये ट्रैक की आवश्यकता क्यों पड़ी, ट्रैक बनाया क्यों अपनों ने? भाई ये दौड़ जो है वो सड़कों पे या इस तरह से भी आयोजित करवाई जा सकती है। ट्रैक इवेंट जो है वो तो क्या होंगे, इस गलियारे के हिसाब से। और इस ट्रैक के बीच में ये जो जगह पड़ी है इसके अंदर क्या करवाते हैं, ये फील्ड इवेंट करवाते हैं। तो फील्ड इवेंट जो हैं उनको बोलते हैं ट्रैक के अंदर आयोजित होते हैं। ट्रैक पर आयोजित होने वाले ट्रैक इवेंट कहलाते हैं। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो आउटसाइड द ट्रैक इवेंट होते हैं, जिनको अपने ज्ञात करते हैं मैराथन में भी और पैदल चाल में भी। मैराथन का पहला और अंतिम चक्कर ट्रैक पे और बाकी क्या है, बाहर। पैदल चाल की स्थिति में भी यही होता है कि बाहर आयोजित करवाई जा सकती है। ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं वो इवेंट जो यहां पर इस बीच वाली जगह में आयोजित करवाए जाते हैं। ट्रैक की आवश्यकता इसीलिए है कि एक साथ सभी खेलों का आयोजन एक स्थान पे किया जा सकता है। सभी इवेंट, दर्शक जो है उन सभी इवेंट का एक स्थान पे आनंद ले सकते हैं। सभी सुविधाओं को उसी एक स्थान पर क्या है, इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन चोट लागी या हडल्स चाहिए, बाधा दौड़ करवानी है, तो एक जगह यहां पर उपलब्ध है। वो अलग अलग इवेंट अलग अलग स्थान पे करवाएंगे तो फिर चक्के फिरना पड़ेगी बाधा में। ठीक है, तो सभी सुविधाएं एक स्थान पे, निगरानी रखी जा सकती है, दर्शक आनंद ले सकते हैं एक स्थान पे ही। प्लस जो बाहरी बाधाएं जो है उनको कम किया जा सकता है। छोटी जगह है तो इसको क्या है, ध्यान में रखा जा सकता है सुरक्षा की दृष्टि से भी, कोई चोट चाट लग गया और है तो उसके लिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में अपने बात की थी, एक तो होते हैं जंपिंग इवेंट और एक होते हैं थ्रोइंग इवेंट। ये जो जंपिंग इवेंट हैं इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सी है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट। ठीक है भाई। ये थ्रोइंग इवेंट जो है इनकी संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन से हैं ये 4? जेलियन है, शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है और डिस्कस थ्रो है। ठीक है भाई, ये 4 इवेंट हैं यहां। अब इनको वन बाय वन देखते हैं अपने यहां से। लॉन्ग जंप, ये जो लॉन्ग जंप है इसमें क्या है, एक तो होता है रनवे, उसके बाद में एक होता है यहां पर टेक ऑफ बोर्ड, उसके बाद में यहां पर गैप होता है और यहां लैंडिंग एरिया बना हुआ होता है। बस बना दिए आप मतलब। ठीक, तो ये जो रनवे है, इस रनवे की लंबाई की अगर बात करूं तो 40 से 45 मीटर ये लंबाई। इस रनवे की चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई जो है वही ट्रैक के हिसाब से याद रखें, 1.22 से 1.25 मीटर होता है, 1.22 है। ठीक है भाई। अब ये जो टेक ऑफ बोर्ड है ना,
यहां टेक ऑफ बोर्ड जो है इसकी लंबाई ज्ञात करने का, याद रखने का अलग से कोई मतलब नहीं है। इसकी लंबाई वही है जो ये इसकी चौड़ाई। ये कितना लंबा है, ये यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा बना हुआ है, लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जो जमीन के अंदर है, जिसपे क्या है वो जंप कर पाए। यानी कि मिट्टी पे जंप करने के लिए क्या है, उसको ज्यादा बल लगाएंगे तो मिट्टी नीचे धंस जाएगी, उससे वो क्या ज्यादा हाई जंप नहीं कर पाएगा, या लंबी कूद के लिए भी टेक ऑफ सही से नहीं ले पाएगा। उसके लिए उसको हार्ड सरफेस चाहिए, कठोर जगह चाहिए, उसके लिए ये लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, इसकी मैं बात करूं टेक ऑफ बोर्ड की, ये जो टेक ऑफ बोर्ड जो है इसकी लंबाई क्या होती है, 1.22 होती है, 1.20 प्लस माइनस ये क्या कर देते हैं 1.22 मीटर, 1.20 से 1.22 बोल देते हैं। अब 1.22 से 1.25 अगर रनवे करेंगे तो 1.25 भी करेंगे। रनवे का जितना इसका चौड़ाई है उतना ही इस टेक ऑफ बोर्ड की क्या है, लंबाई है। अब इस टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई होती है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना चौड़ा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं बात करूं कि इसकी मोटाई कितनी होती है। मोटाई का मतलब ये जमीन में धंसा रहता है, ऊपर नहीं है। तो मोटाई जो है, थिकनेस जिसको बोलते हैं, वो होती है 10 सेंटीमीटर। मोटाई होती है 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर जमीन में धंसा रहेगा नीचे, जमीन के ऊपर से तो क्या है ये बराबर है जमीन के, ठीक है। उसके बाद में यहां पर, अब हुआ तो सफेद रंगो है करा के बना दूसरा रंगो, ये क्या है, इसको बोलते हैं ये प्लास्टिक इंडिकेटर। प्लास्टिक इंडिकेटर, ठीक है, समझ जाइए भाई, मात्रा मूत्रा। प्लास्टिक इंडिकेटर, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये उतना ही होगा जितना टेक ऑफ बोर्ड, 1.22 मीटर में। चौड़ाई की अगर बात करें तो 7 mm होता है ये, ठीक है। और चौड़ाई नहीं है भाई, ये ऊंचाई है। जमीन से ऊंचाई की बात करें तो 7 mm, चौड़ाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर का ही है। और कोण की बात करें तो यहां पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए है ये। क्या कह रहा है सुनो, इस चीज को फिर समझाओगे। कोई धावक जो है यहाँ पर दौड़कर आएगा और यहाँ से क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, तो इसको इंडिकेट करने के लिए प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पर। इसका रंग जो है वो सफेद चमकीला होता है। सफेद चमकीला मतलब दूर दिखना चाहिए। कई शादी ब्याह में जाओ है नहीं, चमकीला सा कपड़ा पहन के दूर पलकारा लागना चाहिए, चमक पड़नी चाहिए, चकाचौंध। तो ठीक वैसे ही यहाँ से दौड़ने वाले एथलीट को ये लगना चाहिए कि भी यहाँ पर जो है वो टेक ऑफ बोर्ड जो है उसको इंडिकेट कर रहा है ये कि यहाँ से आपको जंप करना है। ये जो है इस टेक ऑफ बोर्ड के ठीक आगे बना हुआ है। चौड़ाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा है, जमीन से ये 7 mm ऊपर है। और इसका कोण जो है यहाँ जमीन से वो क्या है 45 डिग्री है। यानी कि वो जो टेक ऑफ बोर्ड जो है ऐसे, इससे यहाँ पर ऐसे टेक ऑफ बोर्ड है आपके सामने सीधा, इससे जंप करना है तो इसके आगे ये प्लास्टिक इंडिकेटर लगा हुआ है ऐसे 45 डिग्री का कोण बनाकर। अब ये तो जमीन के बराबर है, ये तो दूर से दिखेगा नहीं, लेकिन ये 45 डिग्री ऊपर है जमीन से, तो ये दूर से दिखता है। और इस प्लास्टिक इंडिकेटर को छूते ही क्या है, डिजिटल होता है ये, अपना को नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इवेंट में ये प्लास्टिक इंडिकेटर क्या होता है, डिजिटल होता है। इसको छूते जैसे व्हील्स को छूते ही बोल व्हील्स जगन लाग जाए, ठीक वैसे ये प्लास्टिक इंडिकेटर क्या है, इसको स्पर्श करते ही ये क्या है, इसमें लाइट आ जाती है, वो बता देता है कि अब फाउल कर दिया इसने, ठीक है। इससे पहले जंप करना है, ठीक है। तो समझ गए प्लास्टिक इंडिकेटर।
टेक ऑफ बोर्ड, रनवे। अब बात करते हैं रनवे के बाद में ये जो है लैंडिंग एरिया, ये जो लैंडिंग एरिया है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 7 से 9 मीटर होती है ये, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 2.75 से 3 मीटर होती है, ठीक है। और इसकी गहराई की अगर बात करें, यानी कि ये इनमें मिट्टी खोदड़ी एरिया, पहलवान करेगा नहीं मिट्टी के में कुश्ती, तो वैसे ही ये जो गड्ढा सा बना हुआ है मिट्टी खोदड़ी है, तो ये मिट्टी जो है उसकी, इसकी गहराई की बात करें तो ये मिनिमम जो है वो 30 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए, 30 से 70 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपसे पूछ ले तो मिनिमम 30 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये है क्या, लॉन्ग जंप का अपने मेजरमेंट ग्राउंड का, ठीक है। खिलाड़ी दौड़ेगा, टेक ऑफ पे क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, हवा में क्या करेगा, वो अपनी किसी ना किसी तकनीक का प्रयोग करेगा, शैली या तकनीक का प्रयोग करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, लैंडिंग एरिया में लैंडिंग करेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए तकनीक, तो लॉन्ग जंप की तकनीक कौन कौन सी है, 3 है यहां पर। एक तो है सेल, एक है हिच किक, और एक है यहां पर हैंगिंग, ठीक है। ये 3, अब ये है क्या, हवा में एक साइकिलिंग नाम सुना होगा, साइकिलिंग करते हुए, वही बात है, पैरों को चलाते हुए हवा में जंप करने के बाद में पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा दूरी को प्रयास कर रहा है प्राप्त करने का। कोई जो है हवा में हैंगिंग यानी कि लटकने के हिसाब से, कोई जो है दोनों हाथ और पैरों को क्या कर लेता है, फ्लैट कर देता है आगे की ओर, हवा यहाँ बन जाए, ठीक है ना। तो ये तकनीक का प्रयोग करता है और उसके बाद में लैंडिंग करता है। तो इसमें चीज जो है पढ़ने लायक वो इतनी ही है कि आपको लॉन्ग जंप का मेजरमेंट प्लस आपको तकनीक यहां पर याद रखनी, ठीक है भाई। तो ये लॉन्ग जंप, इनमें कोई दिक्कत हुआ तो हाँ एक चीज और रह गई, ये टेक ऑफ बोर्ड और इस लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी, ये भी, तो ये टेक ऑफ बोर्ड और इसके बीच की जो दूरी है वो होती है 1 से 3 मीटर, हिट को नहीं भाई, मीटर, 1 मीटर दूरी है ये बीच में, किसके लिए, महिलाओं के लिए, और 3 मीटर दूरी है ये किसके लिए, पुरुष के लिए, ठीक है भाई। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, वो अब आपके सामने मेजरमेंट है, लेकिन वो बार बार आपसे प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो कि ये सामने लिखे हुए मेजरमेंट नहीं होते, जैसे टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया की एंड लाइन, अब मेजरमेंट आपके सामने, समझ रहे हो। अब मिनिमम ये 7 है, ठीक है, तो इसमें 3 जोड़ दें तो 10 मीटर, मैक्सिमम इसके हिसाब से बात करें तो 3 जोड़ दे तो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार की बात भी वो कर लेता है कई बार, कोई मेरे वर्ग को बैठे हुए लड़ाई रेडी हुए, अब होम मंत्रालय पर तो नाम वो क्या है, होम मिनिस्टर पर जोर चल रहा है कौन, तो फिर जोर ठका है, ठीक है भाई। तो ये लो, ठीक है, इस देखिए वैसे तो इसका कोई महत्व नहीं बनता है, महत्व यही है कि इसके बीच की दूरी कितनी है और ये क्या है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक साथ 2-3 प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है, इसमें आपको ये भी पता हो, ये भी पता हो, ठीक है भाई। तो ये लो, ये है आपका लंबी कूद, लॉन्ग जंप, इनमें कोई दिक्कत हुई लगा देगा लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप जो होता है ना, उस लॉन्ग जंप में पहले तो ये क्या है, इसको अगर मापन की अगर बात करें तो मापन कहां से होगा, जो कॉमन सेंस की बात है वो बता देता हूं, मापन जो होता है वो कहां से होता है, यहां से जिला स्तर पे अपने जब करते हैं ना तो ये होता है,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये नहीं करते, पहले से ही यहां पर क्या है, बोर्ड लगा हुआ होता है एक तरफ, देखियो जंप का टाइम, उस पर दूरी लिखी हुई होती है पहले से, जहां पे लैंडिंग हो रहा है वहां से वो दूरी पता चल जाता है भी कितना है, और जो शरीर का हिस्सा सबसे पीछे स्पर्श होगा जमीन के वही मापन होगा। क्लियर है ये बात? चलिए तो खातर मुंह अगर टेक लियो, मुंह फुड़ा लियो बोले, पीछे हाथ ना लगाओ जंप करते टाइम, ठीक है भाई? तो ये लो, अब आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई इसमें, भाई यहां तक कोई दिक्कत लगे आपको, मेरे हिसाब से तो मैंने जो बात है वो बता दी है, कोई दिक्कत को नहीं, क्या हो गया लॉन्ग जंप? ठीक है। एक ये भी होता है कि टाई ब्रेक करने के लिए, तो लॉन्ग जंप में कभी टाई होता ही नहीं, दूरी में कुछ ना कुछ अंतर आएगा जंप के, हाई जंप में टाई ब्रेक होता है, और लॉन्ग जंप में कई बार के टाई की स्थिति आती है, लेकिन आप नंबर का आण भी कौन दे, ऑफिशियल जो होते हैं ना वो एक आधा कितना एक आधा इंच मोड़ दे गोठू, थोड़ा सा इन्हें सरकार लिएगो क्या एक आधा सेंटीमीटर फर्क गाल दे, वो आगे कूद गयो वो 1 सेंटीमीटर कम है, ऐसी स्थिति नहीं बनती है लॉन्ग जंप में, ऐसी स्थिति नहीं बनती, ठीक है? हाई जंप में टाई ब्रेक होता है, हाई जंप में क्या है, बार है और उसको क्रॉस करता हुआ या उससे टकराता हुआ सभी को नजर आ रहा है, बट्ठा टाई ब्रेक करना पड़े, ठीक है? चलिए मैं तो हाई जंप में ही को नहीं होने दिया। हाँ जी, मौका 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 3 मौके हैं, ठीक है? कब? जब खिलाड़ी की संख्या 12 से कम हो, और 12 से कम होंगे ना खिलाड़ी, 12 से कम, तो उनको प्रत्येक उन मौके के हिसाब से 6-6 अवसर दिए जा सकते हैं, वे 6-6 बार इसको, ठीक है? 3 जो जंप है उसमें क्या है, श्रेष्ठ जंप को वो क्या मानते हैं, उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन मानते हैं तीनों में से, ठीक है? फाउल कर दिया वो भी तीनों में काउंट होगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ठीक है? अब यहां पर इसके लिए 1 मिनट का समय होता है, ये जो प्रयास है, एक प्रयास के लिए आपको क्या है, 1 मिनट का समय दिया जाता है, पोल वोल्ट में 1.5 मिनट का समय दिया जाता है, बाकी सभी इस जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट जो होते हैं उनमें 1 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है? लॉन्ग जंप सीख क्या नहीं, अब देखो ट्रिपल जंप कर देगा, आ लो ट्रिपल जंप, इसी को बोलते हैं होप, स्टेप और जंप, ठीक है? बस एक चीज बदलती है, एको एको, बाकी ग्राउंड सेम है। अब इसके किसके, ट्रिपल जंप के टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी जो है 11 मीटर किसके लिए, महिलाओं के लिए, और 13 मीटर किसके लिए, पुरुष के लिए होती है, बस बाकी सब मेजरमेंट यही है, ठीक है? इसकी तकनीक या शैलियां कितो सोखो है नहीं, स्टीप स्टाइल, फ्लैट स्टाइल, एक मिक्स्ड है के, एक मिक्स्ड स्टाइल, ये लो जयराम जी की, ये हो गया ट्रिपल जंप, समझ लिया कि? हाँ जी, इसमें क्या है, वही अप्रोच रन यानी कि दौड़ेगा, टेक ऑफ करेगा टेक ऑफ बोर्ड पे, फिर अपना किसी भी तकनीक या शैली का प्रयोग करेगा, उसके बाद में ये लैंडिंग करेगा,
ये अवस्था या चरण या सोपान जो बताए हुए हैं ये इसलिए होते हैं कि लेसन प्लान में आप बता सको, बच्चों को सिखा सको। सर्वप्रथम दौड़ना है, टेक ऑफ करना है, तकनीक का उपयोग करना है, लैंडिंग करना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, अपने क्या होता है, कभी कभी अपने एक दिमाग में एक बात रहती है कि अगर आप ग्राउंड को देखा है तो कि ट्रिपल जंप जो है उसके ग्राउंड में 2 टेक ऑफ बोर्ड होते हैं कि नहीं होते? इस रनवे में 2 होते हैं कि नहीं होते? देखा है क्या? कभी ट्रिपल जंप के ग्राउंड पे गए हो? एक ही है, एक ही होता है। सुनो, लेकिन अपने 2 क्यों बता रहा हूं मैं? अपने क्या एक से काम चलाते हैं, जैसे मैंने अभी चलाया। लॉन्ग जंप था तो ये टेको बोर्ड यहां था, और इस टेको बोर्ड से इस लैंडिंग एरिया की दूरी कितनी थी? 1 से 3 मीटर थी। तो 1 से 3 मीटर दूरी है तो ये क्या है? लॉन्ग जंप के लिए। अब मैं ट्रिपल जंप के लिए ओ इशू खड्डो नैरो खोद दूं, जाके नैरो बनाऊं तो क्या करूंगा? इससे 11 से 13 मीटर पीछे अपने क्या कर देंगे, एक टेको बोर्ड लगा देंगे जमीन में। तो अब ट्रिपल जंप वाले तो इससे जंप करते हैं, इससे रनवे काउंट होता है यहां पर। ये लॉन्ग जंप वाले जो है इससे टेक ऑफ करते हैं और इससे रनवे काउंट होता है। रनवे भी जो काउंट होगा ना वो यहां से, यानी कि टेक ऑफ बोर्ड से यहां तक, या इस टेक ऑफ बोर्ड से रनवे काउंट होता है। ठीक है, तो ट्रिपल जंप में कई बार भ्रम पैदा हो जाए, कभी आपने इनमें 2 हुआ है टेक ऑफ बोर्ड, फिर दौड़ के आगे अट्ठे भी टेक ऑफ बोर्ड और अट्ठे भी है, वो अट्ठलो ही खातर को नहीं भाई, वो तो आपा अपनी सहूलियत खातर लगा रखे। समझ में आ गई क्या बात? बात खत्म। तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप अगर आपके समझ में आ गया है तो आगे चलें। आ लिया। यही होगा कि उसके बाद में अपने बात करते हैं हाई जंप। कोई मेरा लगता है जमा हिंदी में तो को नहीं रहे, कई हिसाब भी हुआ है, इंग्लिश में लगता है जमा तंग हुआ खटे। ठीक है नहीं? हाँ, तो ऊंची कूद। ठीक है, तो अब ऊंची कूद या हाई जंप जो है इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको देखें। इस प्रकार से 2 स्टैंडिंग रोड होगी ये, और इन स्टैंडिंग रोड के ऊपर एक क्रॉस बार रखी हुई होगी। ठीक है, और इनके पीछे की ओर, यानी कि अब ये खड़ा है, इसके पीछे यहां पर गद्दे का निर्माण हुआ होता है कि भी जंप करने के बाद में कहीं पर लैंड करेगा, वो गद्दे पे लैंड करेगा। ठीक है, अब इसका जो सेमी सर्कल जो होता है ना वो ये होता है, यानी कि इसका जो रनवे जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ये लो, कुछ इस प्रकार से इसका रनवे बनता है। यहां से ये क्या है, 16 से 20 मीटर का क्या है, 16 से 20 मीटर का सेमी सर्कल में रनवे है। ये इसके सामने तक ला करके, ये यहां से 16 से 20 मीटर इसके सामने तक ला करके इसको, मतलब इसके सामने वाली दूरी को ऐसे मिला देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, अब बात करते हैं इनकी। रनवे समझ में आया? अब ये जो है इनको क्या बोला है इन्होंने, स्टैंडिंग रोड। ये जो है 2 स्टैंडिंग रोड, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, 4.02 मीटर होती है। ये याद रखना है आपको, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, लिखा क्या आता है किताबों में, लिखा ये आता है कि 4 मीटर से 4.04 मीटर, ये लिखा हुआ होगा नोट्स, वो क्रॉस बार लिखा होगा भाई।
ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ना हो जाए कई बारी, ज्यादा पी लिया नहीं, जद हो जाए यहाँ चाह चाह। ठीक, चलो आज ये मैं ये भी बता दूं कि 4 मीटर से 4.04 मीटर होता है, रटना पड़ेगा आपको। असल में ये जो दूरी है वो क्या होती है, ये होती है कितनी, 4.02 मीटर, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर का क्या, इससे 2 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है और इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा। इससे 2 सेंटीमीटर कम करें तो, और इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा करें तो, समझ में आ गई बात। बस अब इसमें क्या होता है, एक क्रॉस बार होती है, यानी कि जो यहां पर ये रखेंगे, इस पर ये बार जो रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉस बार। ये जो क्रॉस बार जो है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो 4 मीटर होती है। अब इसके आगे भी यही है, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब क्रॉस बार को मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था 398 से 4.02 मीटर होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि 4 मीटर ये एक समूथ आंकड़ा है, भी याद रखना खातर, और प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है और 2 सेंटीमीटर ज्यादा भी। तो इससे 2 सेंटीमीटर कम करें तो 3.98 मीटर से, इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा करेंगे तो 4.02 मीटर। अब ये बात समझ में आ गई। अब आपके ये भी दिमाग में आना चाहिए कि जब दोनों, देखो यहां पर दोनों स्टैंडिंग रोड है, ये इनकी दूरी मिनिमम क्या होगी, 4 मीटर होगी, तब क्रॉस बार की मिनिमम लंबाई क्या होगी, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये रखेंगे किस पे, दो स्टैंडिंग रोड है, इसके बीच में क्या है, क्रॉस बार है, लेकिन क्रॉस बार इनसे 2 सेंटीमीटर, इन इस दूरी से क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे तो गिर जाएगी। तो यहां पर एक अपराइट्स बोलते हैं इनको, ये ऐसे, अपराइट्स बोलते हैं। ये 7x4 सेंटीमीटर का होता है। कोई कौन पूछे। अब अपराइट्स का मतलब क्या है, यहां पर इस स्टैंडिंग रोड पे एक इस प्रकार से, क्या बताऊं था ना मैं, स्टैंडिंग रोड के ऊपर आप मान लो ऊंचाई मापन करा आप स्टेडियोमीटर में, मैं था बताया ना भी एक पत्तो सो जो है वो ऊपर गिरा हुआ है, और तो ठीक वैसे इस ये जो स्टैंडिंग रोड है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक क्लेपर लगा हुआ है, क्लेक्चर सो है नहीं बड़ा में गलना बिन टाइप को फिटकली सी बिन के ऊंचो सो नीचे सरकार बोकर है, उसको ये अपराइट्स बोलते हैं। और ये जो है इसके ऊपर यहां पर ऐसे, यहां पर क्या रखी जाएगी, क्रॉस बार रखी जाएगी ऐसे। तो क्रॉस बार हमेशा किस से, स्टैंडिंग रोड से क्या है, दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर इधर दूर है, 1 सेंटीमीटर इधर दूर है, यही तो हो रहा है। देखो 398 है, 4 है, 2 सेंटीमीटर का फर्क है, तो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। ये किस लिए है कि हल्का सा इसके स्पर्श होते ही ये क्या हो जाए, गिर जाए, इसलिए। समझ में आ गई बात। अब ये जो क्रॉस बार जो है, इसकी लंबाई अपने देख ली, इसकी वजन की अगर बात करें तो वजन 2 kg का होता है। ठीक है, अब अपने बात कर लें कि ये जो लैंडिंग कर रहा है इस क्रॉस बार के बाद में, जब लैंडिंग कर रहा है तो ये जो गद्दा है ये कितने बाई कितने का होता है, 5x3 मीटर का होता है नेशनल लेवल के प्रतियोगिताओं में। इंटरनेशनल की बात करें तो 6-6 है, 6-4 है, इंटरनेशनल पे ये होता है। प्रश्न आरपीएससी ने 2011 या 13 में आया हुआ ये प्रश्न है, ये सही माना है आरपीएससी ने।
ठीक है भाई। हाँ जी, निचले ऑप्शन में कौन ही होगा। ठीक है भाई। अब माइक, हाँ जी, आवाज क्लियर है आप तक? बैठा रो रखी को नहीं। हालना चाहिए। हाँ जी, आवाज स्पष्ट है आप तक? ठीक, चलिए। तो ये आरपीएससी का माना हुआ है, इसके आधार पे अपने रिट लगा सकते हैं, तो यही करें आप, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? हाँ, 5x4 को नहीं भाई, 6x4 इंटरनेशनल है, 5x3 ही है। ठीक है, 4 जो है वो बता देता हूं मैं कहां पर है। ये 5 समझ गए क्या? 5x3। इसमें क्या होता है, अब 1 मीटर और भी होता है यहां पर, वो क्या है, वो उससे बाहर नहीं है। कहने का मतलब, ये स्टैंडिंग रोड है और इसके ऊपर क्रॉस बार है। इससे साइड, यानी कि यहां पर जब स्टैंडिंग रोड है उसके बाद में जहां पर वो लैंड हो रहा है, वहां पर तो गड्ढा जो है वो तो है ये। लेकिन ये क्या करते हैं, 1 मीटर इसके नीचे भी रखते हैं ये, कई बार के क्रॉस बार ने टकरा के बैठे ही पड़ जाए, गोड्डा थोड़ी चलाना है, मुंह थोड़ी फुटाना, तो उसके लिए ये जो है ये इसके नीचे रखते हैं। इसको लैंडिंग एरिया में काउंट नहीं करते हैं, ये सेफ्टी पर्पज के लिए। लैंडिंग एरिया जो है वो 5x3 ही होता है। ठीक है, हाँ, 5x4 अगर इसको काउंट कर लें तो 5x4 भी हो जाएगा, लेकिन ये लैंडिंग एरिया में नहीं है, सेफ्टी पर्पज के लिए। ठीक है भाई, ये लो, हाई जंप, क्रॉसबार का वजन, लंबाई, स्टैंडिंग रोड का लंबाई आ गया, उसके बाद में अप्राइट्स आ गए, रनवे आ गया, शैलियां रह गई। चलिए एक और, सर स्टैंडिंग रोड जो है आपने उनकी बीच की दूरी तो बता दी, लेकिन स्टैंडिंग रोड जो है उनकी लंबाई कितनी होती है, उनकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी होती, कितनी होगी? गुरु जी थे, बताइए, को नहीं पूछे हो, बता दो कोई, नोट्स में देख के बता दो, देखियो पर है कौन है ना, नोट्स में देखियो। चलो देखिए, ये ऊंचाई जो है वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये स्टैंडिंग रोड जो है ना, इस पर माप लिखा हुआ है, 1 फुट 2 फुट सेंटीमीटर का माप। ठीक है, और जिस ऊंचाई पे जंप कर रहा है उसी हिसाब से स्टैंडिंग रोड पे ये अपराइट्स जो है इसको क्या है, ऊपर बढ़ाते चलते हैं, इसलिए ये फिक्स नहीं है। 8 फुट या 10 फुट या यहाँ कौन फिक्स को नहीं आती। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अच्छे अच्छे एथलीट जो है वो उसको जंप कर जाते हैं, और आपला जिला स्तर वाला जगह है या अपने वर्गा है तो बटे पहुंचे भी को नहीं, तो आपला खतरा छोटी लियावा, ये तो घणो ही काम चाल दी सी, तो बटे के लंबी लेके जावा, इसीलिए ये जो है ये इसकी लंबाई जो है यहाँ पर फिक्स नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है आपका हाई जंप या ऊंची कूद। अब इसकी शैलियां भी हैं। हाँ जी, हाँ, कितना मीटर जंप करना पड़ा है? चलो सुन लो भाई, अब क्वालिफाई की बात आ ही गई। अपने स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वैसे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जैसे इवेंट होते हैं, जैसे अपने हो रहा है ओलंपिक, ओलंपिक जब होता है तो उसमें क्या है, बेस्ट एथलीट के हिसाब से क्वालिफाई रखते हैं। हर एक देश उंगिया कचरो कौन बुलाओ है, कभी सारा ही आ जाओ। उससे पहले जैसे अपने बोलते हैं, कई बार होता है कि भी चीन या अमेरिका ने अपने 500 एथलीट भेजे थे ओलंपिक, 500 खिलाड़ियों को भेजा,
भारत ने 119 या 121 या 122 बस लास्ट, और बांगा सागा इतना ही बांगा सागा वाला हुआ है कोच मैनेजर और वह ज्यादा हुआ उल्टिया खिलाड़ियां ना भारत वाला सागे, ठीक है, बनता है फ्रेम घूमिया। तो ऐसी स्थिति में अपने मन में एक सवाल आता, प्रश्न आता है कि भाई भारत 500 खिलाड़ी क्यों कौन भेजे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इवेंट होता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है वो क्या है, क्वालिफाइड मानक रखती है कि प्रत्येक देश जो है उनके एथलीट जो है इस मानक को क्लियर करने के बाद में ही इस इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही उसमें शामिल होते हैं। ठीक वैसे ही अपने जिला स्तर का टूर्नामेंट जो होता है, स्कूल में अगर विद्यालयों में अगर मैं बात करूं तो असल में निदेशालय जिला स्तर के लिए जब आयोजन के लिए ऑर्डर जारी करता है कि भी इस दिनांक से इस दिनांक के बीच में जिला स्तर का टूर्नामेंट होना चाहिए, उस ऑर्डर में क्या है, क्वालिफाई दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है कि ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, इनमें मिनिमम जो है ये रिक्वायरमेंट है, इतना हो तो ही वो आगे स्टेट के लिए एलिजिबल है। और वो ज्ञात किससे करते हैं, असल में ये चीज होती है जिसने इस बार स्टेट में 6ठा स्थान प्राप्त किया है उसको क्या कर देते हैं, जिला स्तर पे क्वालिफाई बोल देते हैं। समझ रहे हो ये बात मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब स्टेट लेवल का भी टूर्नामेंट हुआ जैसे, उसमें प्रथम 8 स्थान ज्ञात किए जाते हैं। प्रथम 8 स्थानों में हाई जंप में जो प्रथम 8 स्थान थे उनमें से 6ठे व्यक्ति ने जितना हाई जंप किया उतना ही हाई जंप जो है इस बार जिला स्तर की जब प्रतियोगिता होगी उसके लिए क्वालिफाई होगा, उससे ऊपर जंप करने वाले ही स्टेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसका भी तोड़ है, इससे आप बच सकते हो। असल में पीटीआई के मैं बताऊं थाने बात लागे बाद में यही कर ना करो तो बढ़िया बात है। अपने क्या है आदत हो जाती है भी अपने मेहनत नहीं करनी, निदेशालय के ऑर्डर आते हैं, देखो आदत है, कुछ पारिवारिक स्थितियां भी होती है, ठीक है, कोई बच्चा परिवार और यहाँ करके फिर वह टीम टाम बना हुआ है कौन लागे बाद में, फिर निदेशालय से ऑर्डर आते हैं कि जिन पीटीआई ने किसी भी इवेंट में भाग नहीं दिया अपने विद्यालय कि किसी भी खेल में कोई टीम या बच्चा उन्होंने खिलाड़ी नहीं भेजा है तो इनकी सूची जो है हमें उपलब्ध करवाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, कह जी आप हम बच्चा किया, बचना इसीलिए कि टीम बनाएंगे या कोई गेम खिलाएंगे उसके लिए अपने को चाहिए मेहनत, ग्राउंड प्रैक्टिस कौन करे, तो आप 2 बच्चा ले जावांगा, कोई ऊंची कूद में ले जाऊंगा या कोई दौड़ दाड़ में ले जाऊंगा, पहले राउंड में हारिया सी उठा लिया के जाएंगे खेलिए, करते हैं, ये अपनी कमियां बता रहा हूं मैं, करते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आप उनको लेकर के जा रहे हो और क्वालिफाई नहीं कर रहे वो बच्चे, जिला स्तर के लिए भी क्वालिफाई होता है, जिला स्तर के लिए ये जो बात आई ना 6ठा स्थान जो है वो क्या है, जिला स्तर के लिए क्वालिफाई, यानी कि प्रत्येक विद्यालय से वही बच्चा जिला स्तर की प्रतियोगिता में आए जो ये मिनिमम मानक को क्लियर कर रहा। तो क्या होता है क्या जिला स्तर पे इसको क्लियर करते हैं क्या बच्चे? तो आपको पहले से दिया हुआ था निर्देश कि ये जो क्लियर कर रहा है उसी को आप वहां पर लेकर के आओ, तो आपने अयोग्य खिलाड़ी को या अयोग्य बच्चे को वहां पर एंट्री कैसे दी? क्यों गया भाई ले गए बिन, यानी कि आपने बिना प्रैक्टिस करवाए उसको लेके गए हो, केस भी हुए था, केस हो सकता है, ध्यान रखियो, मुंह चक के कौन ले लू, अगर इन स्थिति में फंस जाओ नहीं कभी, मैंने याद कर लिया जुगाड़ भी है आपने बताओगे जुगाड़ बता दें वही करना है। वाह, जुगाड़ ये है कि सर हमने, देखिए हर एक चीज का जुगाड़ आपको पता है कि सर हमने अभ्यास करवाया बच्चे को, प्रैक्टिस जब करता था तो इतो जंप लगाऊं तो वो अब हठा आगे पता नहीं परफॉर्मेंस में क्या हो, पता नहीं मेडिकल अनफिट हो गया, पता नहीं मानसिक दबाव ले गया, प्रदर्शन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। बड़े बड़े ओलंपिक के खेलों में भी तो यही होता है, आपने देखा है डिस्कस थ्रो और इसमें देखा है उसने कमलजीत ने क्या किया था, वो पहले फाउल कर दिया था उसने,
बड़े इवेंट जो होते हैं ना डिस्कस थ्रो में, उसने क्या किया, पहला अटेम्प्ट किया वो फाउल कर दिया। पहला ही अटेम्प्ट अगर फाउल हो जाता है ना तो मानसिक प्रेशर वैसे ही आ जाता है। तो बच्चा जी हमारा एक्सीलेंट था, इस मानक को क्लियर कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर इस बड़ी प्रतियोगिता में आया, मानसिक प्रेशर के कारण क्या है, इसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। क्लियर, अगली बार बढ़िया कराएंगे। समझ गए भाई? तो चलो काम तो और कौन हो रहे आ जाओ इन्हें। तो ये है हाई जंप। हाई जंप की सहेलियां, हर एक मुसीबत तू कौन निकालूंगा, मन फोन ना करियो, ठीक है? एक आदमी की बात हो करे नहीं, कठे कह दिया जी गुरु जी आड़ बाद ले ली, अब क्या करूं, ठीक है ना? हे अर्जुन, समझ गए ना? बिना कौन करना। चलो अब इसमें शैलियों की अगर बात करें हाई जंप में, एक तो है ईस्टर्न रोल, एक है वेस्टर्न रोल। एक है फोसवरी फ्लो, समझ लीजिए रे। एक है सीजर स्टाइल, एक और है भाई, ये लो टर्टल स्टाइल है, रोल है, एक ही बात। ये कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं इनमें से कि निम्न में से हाई जंप की या लॉन्ग जंप की शैली कौन सी, तो इनको मिक्स करके हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप की शैलियों को मिक्स करके कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? ये जो है वर्तमान में चल रहा है, जिसकी बात अपने कर रहे थे कब, सीजी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब अपने पढ़ रहे थे उस समय बात कर रहे थे कि खिलाड़ी जो है वो यहां से ऐसे दौड़ के आता है घूम करके और ऐसे बैक जंप करता है, यानी कि यहां से ऐसे दौड़ने के बाद में वो क्या कर रहा है, सामने से जंप ना करके क्या कर रहा है, बैक जंप कर रहा है, उस शैली को ये बोल रहे हैं, ठीक। वर्तमान में ये ज्यादा प्रचलित है। तो ये लो भी ऊंची कूद, कूद गया ऊंची कूद, कोई हाँ जी, इसमें भी 3 चांस है। अब यहां पर एक दिक्कत आती है, इसमें क्या होता है, कितनी ऊंचाई को बढ़ाएंगे ये, 2 सेंटीमीटर प्रत्येक जंप पे, सफल जंप के बाद में क्या कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई को यहां पर बढ़ाते हैं, ठीक है? पोल वोल्ट में क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। अगर जंप करने के बाद में बात हो रिकॉर्ड बनाने की, रिकॉर्ड बनाने का मतलब यहां पर कि सभी धावक जो हैं उनका स्थान तय हो चुका है, प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड ये आ चुके हैं सभी, लेकिन प्रथम धावक जो है, यानी कि प्रथम एथलीट जिसने हाई जंप किया, वो ये कह रहा है कि मैं इससे थोड़ा सा ऊपर और जंप करना चाहता हूं, 2 सेंटीमीटर उससे जंप नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में अगर रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, बात आ रही है रिकॉर्ड की या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस ऊंचाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? अब यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर कोई धावक जो है यहां पर टाई रहे, एक ही ऊंचाई को पार कर रहे हैं और एक ही ऊंचाई पर जाकर के वो असफल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक? इसको बोलते हैं टाई ब्रेक करना। पहली बात तो इसी स्थिति आनी ना रही हो। हाँ, इसमें क्या है, हाई जंप में जंप करते समय अगर कोई व्यक्ति क्रॉस बार को स्पर्श करता है और क्रॉस बार नहीं गिरे, स्पर्श तो किया उसने लेकिन गिरे नहीं, तो क्या है, क्रॉस बार गिरे नहीं तो फाउल नहीं है, क्रॉस बार का गिरना फाउल है, ठीक है? जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कोई 4 व्यक्ति हैं जो हाई जंप में आए हुए हैं। इनको प्रत्येक ऊंचाई पे क्या है, 3-3 अवसर दिए जा रहे हैं। ये पहला अवसर है इनका, दूसरा अवसर और तीसरा अवसर, समझ गए? ठीक है, मान लो कि 5 फीट से शुरू किया इन्होंने, 5 फीट से शुरू किया इन्होंने ऊंचाई,
अब ये क्या है, इसमें दो तीन स्थिति होती है, एक तो होता है पास, एक होता है क्लियर, एक होता है फाउल। ये स्थिति याद रखिएगा, ठीक है। पास का मतलब 5 फीट की ऊंचाई पर जंप का पहला प्रयास प्रारंभ किया गया है। एक है भैया मैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, 5 फीट पर जंप करूंगा के? 7 फीट जंप करने वाला बंदो 5 फीट पर जंप करेगा? पास भी मैं इस ऊंचाई पे जंप नहीं करूंगा, मेरे लिए बच्चाओं खेल है वो, पास। दूसरा, इसको क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, पहले ही प्रयास में इसने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। तीसरा जो आया, इसने पहले में फाउल कर दिया, गोडो गाडो भिड़ गयो, या बाहरों कोई आवाज आ गई होगी कोई सुंदर सी मीठी सी, तो ध्यान भी ना चले गयो, तो फाउल हो गया। दूसरी बार में उसने क्या फोकस किया कि भैया तू आया किस लिए, बाहरी बातों पे ध्यान कम दो, अब इसने जंप कर दिया। तीसरा व्यक्ति जो था उसने 2 बार जंप प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार में ये सफल हुआ। अब बात करें दूसरी ऊंचाई पे, मान लो कि ये 5 फुट से 5 फुट 1 इंच हो गई, ठीक है, बढ़ाएंगे वैसे तो 2 सेंटीमीटर, बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। 5 फुट 2 इंच पे आ गए हैं मान लो, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो है, ये कह रहा है कि चलो जंप कर ही दिया, वार्म अप हो जाना, पहले में ही क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। दूसरे में अगर मैं बात करूं, ये 20 जो है, ये क्या कर रहा है, पहले में फाउल हो गया, दूसरे में ये क्लियर कर गया, ये मान लो क्लियर कर गया, ये मान लो क्लियर कर गया। नेक्स्ट की बात करें, मान लो कि 5 फुट 4 इंच पे चले गए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, इसने क्या किया है, मान लो पास, इसने क्या किया है, मान लो फेल, सब में, तीनों के तीनों में, ठीक है। ये लो, अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो रही है, फर्स्ट कौन है, ठीक है। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये देखो, ये क्या कह रहा है, जब कोई प्रतिद्वंदी आपस में टाई करते हैं, इस ऊंचाई को सभी ने पास भी किया है, और इस ऊंचाई पे इसको छोड़कर बाकी सभी फेल भी हुए, तो दूसरा स्थान अब किसको दें? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उससे पीछे वाले प्रयास में, यानी कि इससे पीछे वाले प्रयास में देखा जाता है कि सबसे कम फाउल किसने किए। अब इस के हिसाब से अगर बात करें तो देखो, इसने भी फाउल किया हुआ है और इन्होंने कोई फाउल नहीं किया, यहां भी दोनों क्या है, अभी बराबर है। अब दूसरा स्थान किसको दे? अब फिर इससे पीछे चलते हैं, किसने सबसे कम फाउल किए, समझ में आ गई क्या बात? अब सी क्या है यहां पर, ए जो है वो फर्स्ट है, सी सेकंड है, थर्ड कौन है, हैं? किन्हें ले जाऊंगा? अब यहां पर भी देख लो, इनमें अब इसमें भी क्या है, फाउल इसका है, इसका नहीं है, डी का, तो यहां पर ठीक है, तो इसमें ही क्लियर हो गया है ये, इसमें तो इसने एक फाउल किया है इस ऊंचाई में, और इसने कोई फाउल नहीं किया है, तो ये हो जाएगा अब थर्ड, डी। तो ये बात है, तो यानी कि आपको क्या देखना है, अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए कि सभी के फाउल भी एक जैसे हैं, तो सर्वप्रथम तो विजेता, उसके बाद में कम फाउल करने वाला, उसके बाद में क्या है, फाउल भी एक जैसे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पास को फाउल नहीं माना जाता, बशर्ते उससे आगे वाली ऊंचाई उसने क्लियर की हो। जैसे इसने यहां पर क्या किया था, पास, इससे आगे वाली ऊंचाई को इसने क्या कर दिया है, क्लियर। तो यहां पर अब इस, मान लो इन दोनों के फाउल बराबर होते यहां पर, तो यहां पर अगर अपने देखते तो इस पास को, यहां पर मान लो ये फाउल था और ये क्लियर था, तो अब इन दोनों को अगर अपने देख रहे होते तो पास को क्या है, फाउल नहीं माना जाता, समझ रहे हो? तो पास कई बार पास करना है, नहीं चाहे नंबर पास है चाहे कहीं भी पास है, तो पास करना कई बार फायदेमंद भी हुए, हर बार नुकसानदायक को नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए भाई।
हाँ इतना ही समझ जाओ भैया, और कि नहीं ना समझ जाओ। ये तो आपको स्थिति क्या देखना है, हाई जंप में पहले तो क्लियर, उसके बाद में देखना है फाउल, उसमें नहीं तो उससे पीछे वाली में। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, पास को फाउल नहीं मानते, लेकिन किस शर्त में, आगे वाली जम या ऊंचाई जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अट्ठे तो पास कर दियो और अट्ठे मान लो पास ही नहीं करे, मतलब क्लियर ही नहीं करे, तो इसका मतलब ये पास नहीं माना जाएगा इसका। ठीक है, तो ये टाई ब्रेक का रूल होता है यहाँ पर ऊंची कूद। तो ऊंची कूद समझ गए थे, कूद जाओगा मोटी मोटी दीवार आई। चलो कुत्तों का तो लारा लागड़ तो कूद जाओ ना, फिर तो प्लस्तर क्रेडी कूद जाओ, ईंट वाली तो के है। चलो तो ऊंची कूद हुई, उसके बाद में अपने बात करते हैं बांस कूद या पोल वॉल्ट। बांस कूद या पोल वॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है पोल, ये जो पोल है इसकी लंबाई की अगर बात करें, ये होती है 16 फीट, ठीक है ना। अब ये जो 16 फीट है, इसके दोनों ओर एक एक फीट क्या होता है, ये मेटल का होता है, मेटल लगा होता है, लोहा परत चढ़ी हुई होती है। और ये पोल जो होता है, यानी कि पहले तो था इसमें बांस का प्रयोग, क्योंकि बांस जो है फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, आपको भी पता है कि उपकरण जो है वो थोड़े से हाईएस्ट हो गए हैं, या यूं कहें कि उच्च क्वालिटी के हो गए हैं, तो फाइबर का प्रयोग करने लगे हैं। फाइबर, कार्बन फाइबर का प्रयोग आता है यहाँ पे। फाइबर जो है वो क्या है, लकड़ी की अपेक्षा करते हल्का है और मजबूत भी है, प्लस उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए फाइबर का प्रयोग होता है यहाँ पर वर्तमान में। ठीक, अब ये जो पोल है इसकी लंबाई है 16 फीट, दोनों ओर एक एक फीट किसका, मेटल का बना हुआ होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें भी क्या होता है, रनवे होता है। इसमें रनवे के बाद में यहां पर एक बॉक्स बना हुआ होता है, जिसको ये बोलते हैं प्लांटिंग बॉक्स। तो ये जो प्लांटिंग बॉक्स जो है ना, इसमें पोल को प्लांट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर स्टैंडिंग रोड बनी हुई होती है, जिसके बाद में ये क्या करते हैं, उसको क्रॉस करते हुए लैंडिंग एरिया पे यानी कि जंप करते हैं। तो रनवे की लंबाई की बात करूं तो वही है 40 से 45 मीटर, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो 1.22 से 1.25, अब यहां पर भी क्या है, दो स्टैंडिंग रोड है, और इन स्टैंडिंग रोड पे एक क्रॉस बार भी है ना। तो ये जो स्टैंडिंग रोड है, इनके बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं तो होता है 4.30 से 4.37 मीटर में। किसकी दूरी है ये, स्टैंडिंग रोड की बीच की दूरी है। अगर मैं बात करूं इस क्रॉस बार की, ये जो क्रॉस बार है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 4.50 मीटर होती है, और इसमें आपको लिखना है ±2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो क्रॉस बार है, इसकी जो क्रॉस बार है किसकी, पोल वोल्ट की, ये क्या होगी आपकी 4.48 से क्या 4.52 मीटर में। अब आपके एक दिमाग में बात आ जानी चाहिए, हाई जंप में तो अपने देख रहे थे कि क्रॉस बार जो है वो क्या है, स्टैंडिंग रोड से अंदर है, छोटी है, और इसमें क्या है, दोनों क्रॉस बार के बीच की दूरी तो क्या है, और इस सॉरी स्टैंडिंग रोड, दोनों स्टैंडिंग रोड के बीच की दूरी क्या है, 4.30 से 4.37, और क्रॉस बार की लंबाई क्या है, 4.5 मीटर मान लो। तो इसका मतलब ये क्या है, मैंने यही बनाई, बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्रॉस बार जो है वो अपराइट जो है वो बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ना होके के
बाहर की ओर होते हैं। उसमें तो क्या था, अपराइट्स यहाँ थे जिसके ऊपर ये टिकी हुई थी। इसमें क्या है, इसके पीछे की ओर बने हुए हैं ये ऐसे, इस पे टिकी हुई है। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसका जो लैंडिंग एरिया जो होता है, ये तो हो गई क्रॉस बार। इसकी वजन की बात करें तो इसका होता है 2.25 kg। इसका वजन जो है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हाँ, ऊंचाई पे ज्यादा है, हवा से ना गिर जाए। तो पाइयो बार बजाया, पाइयो बार बजाया, हवाओं कौन गिरेगी? बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। अपने अभी हाई जंप देखा, और हाई जंप में क्रॉस बार की लंबाई कितनी थी? हाँ, 4 मीटर थी। इसीलिए वो क्या था, 2 kg का था। यहां पर लंबाई क्या है, 4.5 मीटर है। समझ रहे हो? इसीलिए ये जो है वो 2.25 kg का है। ठीक है। चलो, अब यहां पर बात आ गई। अब ये लैंडिंग एरिया की बात करें, जहां पर ये लैंडिंग करते हैं, तो लैंडिंग एरिया जो है वो क्या होता है, 6x6 मीटर का होता है। हाँ, उधर हाई जंप में अगर बात करूं मैं, उस लैंडिंग एरिया के गद्दे की मोटाई की, ऊंचाई की, अगर इनको एक ही तो फायदो है, ये तो ही। चलो दूसरा लिखना कौन पड़े। हाई जंप का ये जो लैंडिंग एरिया था, इसकी अपने बात कर रहे थे ये, लेकिन इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर होता है, मोटा, जमीन से 70 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं 6x6 मीटर, और ये क्या है, 1 मीटर। जमीन से क्या है, 1 मीटर मोटाई है इसकी। ठीक। अब इसकी बात कर ली। अब अपने यहां पर है ये प्लांटिंग बॉक्स। इसमें क्या है, पोल को उठा करके, बचपन में करता डांग पर कूदता अगले पास, बस बाई चीज। ठीक। अरे लकड़ी को थे को ले रही है, जंप करता है, तो वो सेम वही चीज। रनवे से दौड़ता हुआ आता है व्यक्ति, इसके अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर वो प्लांट कर देता है इसको, बांस को। उसके बाद में क्या करता है, जंप करता है इसके ऊपर। ठीक है। इसमें दो स्थिति, क्रॉस बार को स्पर्श करना फाउल नहीं है, बशर्ते क्रॉस बार गिरे नहीं। दूसरी स्थिति, यहां पर अगर क्रॉस बार गिरती है तो वहां पर भी एक अलग स्थिति बन जाती है। इस पोल वोल्ट में लैंडिंग करने के तुरंत बाद एथलीट जो है इस लैंडिंग एरिया से उतरने का प्रयास करता है, इस 6x6 के मेट से। अगर एथलीट ने जंप करने के बाद में, यानी कि लैंडिंग होने के बाद में, इस लैंडिंग एरिया पे इससे नीचे उतर गया और उसके बाद में क्रॉस बार गिर रही, तो फाउल नहीं है, उसका जंप कंप्लीट हो गया। जब तक हाई जंप में ऐसा नहीं है, जब तक, इसमें ऐसा क्यों है, हाई जंप में गिरना चाहेगी ना तो वो पहले ही गिर जाएगी। इसमें ऐसा इसीलिए कई बार बांस से गिर जाती, पोल से गिर जाती, व्यक्ति से ना गिर के। इसलिए वो जल्दी से जंप करना चाहता है कि जब तक पोल टकराव यूं करना आपने सर। ठीक है। तो इसमें ये स्थिति बनती है पोल वोल्ट में। ठीक है। अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन टकरावा भी हूं तो वो नहीं चरे जी, अपनी ही बात करा। ठीक है। हाँ, तो ये आगे बात। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो प्लांटिंग बॉक्स है इसको थोड़ा सा अलग से देख लो। इस प्लांटिंग बॉक्स की क्या है, इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। यानी कि ये जो इस प्रकार से गहराई है इसकी, तो यहां तो जमीन के ये बराबर है, और आगे जाता जाता क्या हो रहा है, ये गहरा है। तो ये जो गहराई है ये 9 इंच होती है, या इसको बोल दें ये होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक। और ये जो यहां से इसकी पोल की जो ऊपरी सतह से अगर मैं बात करूं ना, उसकी बात कर रहा है ये ऊपरी सतह, और ये जो है ये क्या है, इस निचली सतह की बात कर रहा है, और ये जो है ये ऊपरी सतह है। ठीक है। तो ये जो है ये तो है 1 मीटर लंबा है।
इसकी लंबाई जो है 1 मीटर। लेकिन ऊपर से ये देखिए, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। भी मान लो ये दो बॉक्स बना हुआ है, तो ये इस प्रकार से दो एंगल है और इसके सामने ये, ठीक है। तो ये जो है अगर सीधा हो, 90 डिग्री फ्लैट हो, तो यहां से उतनी ही लंबाई है जितनी यहां से। लेकिन ये क्या कर रहा है, इस सामने वाले हिस्से को, यानी कि ये जो सामने वाला हिस्सा है यहां पर, इसमें क्या है, इसको 90 डिग्री ना करके इसको क्या कर रहा है, 105 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री ना होकर के ये जो भाग है वो क्या है, 105 डिग्री। तो इसके नीचे से यहां से ये जो लंबाई है वो तो क्या 1 मीटर। लेकिन अगर ये 105 डिग्री हो गया तो ये दूरी हो गई ऊपर से। ऊपर से ये जो दूरी हुई है यहां से यहां तक, यानी कि ये जो दूरी है ये थोड़ा सा बढ़ गई है। किसके कारण, 105 डिग्री के कोण के कारण। ठीक है भाई, जब मैं गाल लियो रतन कौन लेके जानो। ये होता है 1.084 मीटर में, ठीक। और ये जो कोण होता है ये होता है 105 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज और कमाल की, कमाल की क्या है, ये जो हिस्सा है सामने वाला ये होता है 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक। सामने जो है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि ये जो सामने का हिस्सा है ये तो क्या है, चौड़ाई ज्यादा है 60 सेंटीमीटर। और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा आया, यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, 40 सेंटीमीटर। जैसे अभी बात की कि इसके सामने एक सरफेस लगा हुआ है, इसका कोण तो क्या है 105 डिग्री, लेकिन इसके साथ ये दीवार भी तो है, इसका कोण जो है इस दीवार के हिसाब से इसका जो कोण है वो 120 डिग्री होता है। ये देखो भी, ये जो बना हुआ है ये इधर वाला हिस्सा, ये तो क्या है 105 डिग्री। और ये जो ये हिस्सा बना हुआ है इधर वाला, ये क्या है 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 105 डिग्री क्यों बनाया, जैसे पोल वोल्ट में कोई आकर के इसको प्लांट में, इसमें प्लांटिंग बॉक्स में पोल को रखेगा, उसके बाद में जब जंप करेगा, अगर ये 90 डिग्री का हो तो ऐसे जंप करते समय पोल यहां पर टकराते ही नीचे से निकल जाएगा यहां से, फिर वो क्या है, इस क्रॉस बार से पहले ही जंप हो जाएगा, पहले ही गिर जाएगा। इसीलिए इसको क्या है, इस सीधा नाम बनाकर क्या बनाया है, 105 डिग्री की, यहां तक पोल आएगा ना तब तक वो क्या हो जाएगा, क्रॉस बार को क्रॉस कर लेगा। इसीलिए इसको 105 डिग्री का एंगल दिया है। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका पोल वोल्ट बांस। इसमें चरण या शैलियां या तकनीक नहीं होती, इसमें बांस को उठाने की चरण शैलियां या तकनीक होती है। बांस जो है वो अपने हिसाब से प्रयोग में करते हैं, हाई, मीडियम, लो। कोई खिलाड़ी जो है बांस को इस प्रकार से पकड़ के दौड़ रहा है, कोई जो है यहाँ पर और कोई जो है इसको यहाँ पर, बस बांस उठाने की तकनीक होती है। यहाँ दौड़ करके आकर के इसमें प्लांट कर देगा, जंप कर देगा, लैंड कर लेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें प्लांट बॉक्स में बांस के प्लांट करते समय, पोल के प्लांट करते समय अगर टूट जाता है तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा। बांस अगर टूट जाता है तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा। मान लो कोई खिलाड़ी है दौड़ के आया, उसने प्लांट में, इस प्लांटिंग बॉक्स में पोल को प्लांट कर दिया, जंप नहीं किया मान लो। अब भी अजीमा आ गई, कई बार बॉलर हुआ ना क्रिकेटर में, एक्शन ले लियो लेकिन बॉल कौन फेंके, दूसरों आश अंपायर यहाँ कर दे। लेकिन यहीं पर यही स्थिति हो गई, दौड़कर आया, प्लांट बॉक्स में बांस को प्लांट कर दिया लेकिन जंप नहीं कर रहा है, क्या दोगे, फाउल अटेम्प्ट क्लियर हो गया, फाउल दोगे, दोबारा मौका दोगे, क्या दोगे, क्यों भाई। यहाँ नहीं, हाँ ना, कोई बात बताओ। भी मैं कहूँ भी कोई पक्ष में आधा हाथ हो जाएगा, कोई पक्ष में विपक्ष में कोई 2-4 हाथ हो जाए, जो किन्ने ही कोनी है बे, यहाँ तो किन्ने भी कोनी भी के कहना चाहो ने। अब इसमें एक स्थिति देखी जाती है कि जब ये धावक जोड़ के आ रहा है और इसमें प्लांट बॉक्स में बांस को प्लांट कर रहा है, उस समय उसका संपर्क जमीन से टूटना नहीं चाहिए। भी उसने इसको प्लांट कर दिया लेकिन उसका संपर्क जो है वो जमीन से बना हुआ है, तो क्या है, उसने जंप नहीं किया है। इसका मतलब उसी 1.5 मिनट में, इसमें क्या होता है, 1.5 मिनट का समय दिया जाता है एक प्रयास के लिए, उसी 1.5 मिनट में दोबारा से उसको क्या है प्रयास किया जा सकता है, उसको मौका दे दिया जाता है।
लेकिन उसने प्लांट करने के बाद में उसका संपर्क या हल्का सा भी जमीन से टूट गया, तो इसका मतलब वो जंप हो गया, अटेम्प्ट माना जाएगा उसको। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये है आपका पोल वोल्ट। तो बता दो भैया हुसैन बोल्ट, पोल वोल्ट, तैयार है काम? तो मैं ये मान के चलूं कि आज आपने एक पार्ट सीख लिया है, किसका? फील्ड इवेंट का। कौन कौन से? जंपिंग इवेंट आपने सीख लिए हैं। अब आप बेहतर जंप कर पाएंगे, मान के चलूं? धन्यवाद। ठीक है, रुक जाओ भाई।